नाज़रीन इकराम, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल जूं की तूं है, यानी कि इस वक्त अगर हम कहें तो अगर मगर की सूरत हाल बरकरार है। इफ्स एंड बट्स पे बात हो रही है। ईरान की जानिब से अमरीका को नई तजावीज़ मौसूल हुई जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने अहमकाना और नाकाबिले तस्लीम करार दे दिया कि इन तमाम तर ईरान की तजावीज़ को तो हम मानने से रहे। फिर साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि ईरान के साथ जो जंगबंदी है वो लाइफ सपोर्ट पे है। ऑन दी अदर हैंड अब ये खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग भी तलब कर ली है। क्या ईरान अमरीका जंगबंदी का जो एक सिलसिला चल निकला है ये टूटने जा रहा है, या फिर अभी भी किसी मुआहदे के और ऐसे मुआहदे के जो दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो कोई इम्कानात मौजूद हैं? सूरत हाल तशवीशनाक है बिलाशुबा। पाकिस्तान की बैक चैनल डिप्लोमेसी भी जारी है, लेकिन ख़तरात मौजूद हैं। समुंदर में एक जानिब ईरान का अबनाए हुर्मुज़ को बंद करना, अमरीका का ईरान का नेवल ब्लॉकेड, कुछ न कुछ समुंदर में दोनों मुल्कों के दरमियान चल रहा है और यहां पर भी सूरत हाल किसी भी मिसकैलकुलेशन की सूरत में ज्यादा खराब भी हो सकती है। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर रिजवान साहब ने, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आकिब मलिक साहब, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर रिजवान साहब, आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त का जो डेडलॉक है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और ईरान की जो नई तजावीज़ हैं जो कि अब तो मीडिया पर भी आ चुकी हैं और ट्रंप ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, ये तजावीज़ अमरीका के लिए काबिल कबूल क्यों नहीं है? शहाबुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया अपने शो में लेने का। बात बहुत वाज़े है कि वो जंग जिससे अमेरिका अपने दो हसूल तो चाहता था और जंग में कूद पड़ा विदाउट एन एग्जिट स्ट्रेटजी। वो ये था कि पहले जो ही हम वार करेंगे तो इनका रजीम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनके मुताबिक, इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक ईरान के लोग चाह रहे थे कि रजीम चेंज हो जाए। वो नहीं हुआ। दूसरी बात, वो ये समझ रहे थे कि अगर रजीम ना चेंज हुआ तो हम बॉम्ब करेंगे, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा देंगे, उसके बाद अपने फौजी उतारेंगे, वहां से यूरेनियम उठा के ले आएंगे और दुनिया को कहेंगे देखें अमेरिका ने जैसे वेनेजुएला में किया है, उनका सदर अगवा करके ले आए, तो हमने ये ईरान में भी ऐसा कर दिया। तो ऐसा नहीं हुआ। देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया तजावीज जो पाकिस्तान के थ्रू की गई हैं अमेरिका को और उन्हें आउटराइटली ट्रंप ने रिजेक्ट किया। उनमें सबसे बड़ा मसला इस टाइम जो है, मैं ये समझता हूं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाह रही है कि किसी ना किसी तरह से ईरान इस बात पे आ जाए कि जो ट्रांजिट फी है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो उसने टोल टैक्स लगाना है, वो ना लगाए, क्योंकि उनकी एक स्ट्रेटेजिक जो है कैलकुलेशन उसके खिलाफ है। क्योंकि अगर आप ये देखें, वही ईरान जिसके ऊपर 1979 से पाबंदियां चल रही हैं, आज वो अगर टोल टैक्स लेना शुरू कर देंगे तो एक साल के अंदर अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे, जो कि अमेरिका की इस जो पॉलिसी है टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट उसके खिलाफ है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, इसलिए आउटराइटली रिजेक्टेड। सेकेंडली, जो मसला आता है वो आता है यूरेनियम का। देखें, यूरेनियम है वो इसराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि इतना सा छोटा सा तो वो मुल्क है, उसके ऊपर एक न्यूक्लियर वेपन ही काफी होगा। और ये चाहते हैं कि ये इंश्योर कर लिया जाए कि ईरान 65 और 90% में जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर 2018 में वो ट्रंप जिसने JCPOA को खुद यूनिलैटरली विड्रॉ किया था, अगर इनको साल 2 साल और मिल जाते हैं तो ये तो यूरेनियम एनरिच करके बॉम्ब बना लेंगे। ये सबसे बड़ा खतरा यह है। इसी वजह से ना वो उन्हें हिलने देना चाह रहे हैं, ना उनका सबसे बड़ा उनकी स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट यही होगी कि वो किसी ना किसी तरह से ईरान के ऊपर ये दो मामला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला और यूरेनियम वाला, इस पे ले लें। उसके बाद वो एग्री करेंगे, पाबंदियां भी उठा लेंगे, वो सब कुछ करेंगे। जनाब, हम आपको फेज वाइज दे देते हैं, हम आपके जो फ्रीज एसेट्स थे वो भी दे देंगे, लेकिन फेज वाइज देंगे, इकट्ठे कभी नहीं देंगे कि ईरान अमीर ही ना हो जाए। तो ये उनकी वो कैलकुलेशन है कि उसका मकसद है कि ईरान को इस टाइम इन मामला से जो उनकी शर्तें हैं। अच्छा, तीसरी, शहाबुद्दीन साहब, आज वो भी सेंटकॉम में जो चीजें चल रही हैं वो यही है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को भी कर्टेल किया जाए। वो ये ना हो कि आज वो अगर इसराइल को और अमेरिका की बेसिस को तबाह कर चुका है, कल आने वाले वक्त में वो यूरोप के अंदर जो उसकी बेसिस है उनको भी उड़ा दे। तो इसके ऊपर उनका बड़ा सीरियस कंसर्न है कि ये भी अमेरिका की तरफ से एक शर्त है कि आप कर्टेल करें अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को, मिसाइल कैपेबिलिटी को। जी बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो आपने डॉक्टर साहब उठाया है। डॉक्टर आकिब साहब, आपकी जानिब आऊँगा।
आपको क्या लगता है कि ये डेडलॉक आखिर अब ख़त्म कैसे हो सकता है? क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट तो करनी है जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो, और दोनों को ही कोई ना कोई कंसेशन देनी पड़ेगी, वरना तो बात फिर मैदान जंग में ही आकर फाइनलाइज होती है। अगर तो मुआहदा करना है तो दोनों को दूसरे को कुछ तो कंसेशन देनी पड़ती है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि आखिर डेडलॉक ख़त्म होगा तो होगा कैसे? Problem here, we've been discussing before, I've talked on the TV many times, that the way forward is to start working on the peripheral and work your way into the red lines. So you have some form of confidence building between the two countries. And that way you can agree on certain issues and slowly work towards the red lines. Problem right now is everybody's working on the red lines and nobody's willing to commit to anything, and they're very absolutist and binary on each side. Maqsad, they don't want to give anything. Now the problem here is Iran, as Rizwan Saab said, it's an existential issue. They want to resolve this issue for once and for all. And they don't want another crisis next year when Israel goads America into another war. When there's substantial time leeway, they're going to continue to do this, and they're going to be spoilers continuously in this respect. And they're doing this constantly. They disagree with the peace talks, but they have to fall in line with the United States, because at the end of the day, that's a benefactor. And there's a lot of pressure on Trump. He doesn't want to give way to anything. And when you have both sides absolutely intransigent and just focus on the red lines completely, there's no leeway, there's no agreement, and there's no willingness to give way. That's where the problem lies. The problem lies in the fact that public perception and optics, as you know, the media will highlight certain issues in Iran or in the United States and the West, and each side would feel that they're looking like they're backing down, and they cannot back down, especially Iran, because it was an illegal war on Iran by an aggressor country, or two aggressor countries. Right. And this is where Donald Trump feels that if he backs down and doesn't achieve the war objectives in the first place, he is going to have failed. He has immense pressure already building, and much of the public agrees that he has already lost a war. But he wants to fulfill the final criteria to achieve it, because he will be known from here on in history that he has failed in a war that he actually started. And so the pressure's on him within the party, within his MAGA base, and future elections, and actually the midterms, highly likely he's going to fail in those. And he's primarily thinking on that. But the closer this comes to the timeline, which he does not achieve any resolution, more likely he will lose. And so the pressure is really on Trump to make Iran back down. It's a game of chicken. As two cars are approaching, who will blink first? Yeah. This is where the problem lies. एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया कि ये सिचुएशन जो है बिल्कुल यही बनी हुई है, और दोनों साइड्स जो हैं वो यही देख रही हैं कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ईरान शायद टाइम को एज अ वेपन यूज कर रहा है, बड़े सुकून से अपने प्रपोजल्स दे रहा है। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कही कि 10 मिनट में दे सकते थे ये प्रपोजल, इतने दिन लगा दिए। तो शायद अमेरिका का सबर जवाब दे रहा है। ट्रंप चाहता था कि ये सेटल हो जाता चाइना के दौरे से पहले। डॉक्टर रिजवान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। चाइना का ट्रंप का दौरा और उस दौरान ट्रंप शी समिट, इसका चाहे एलामिये में ईरान के इशू को चाहे बिल्कुल थोड़ी सी जगह दी जाए, बट वी ऑल नो कि असल इशू यही डिस्कस होगा, मेन मुद्दा भी इस वक्त यही है। कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं ये दौरा, और इसके क्या असरात हो सकते हैं ईरान जंग बंदी के हवाले से? बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने, क्योंकि ये दौरा पूरी दुनिया की नजरें इस ट्रंप के शी जिनपिंग की मुलाकात के ऊपर हैं। अमेरिका के सदर का जो दौरा चीन है उसके ऊपर है। देखें, इस टाइम जो जंग हुई, और आपने खुद कहा कि ईरान बड़े आराम से इसमें टाइम ले रहा है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेटेजिक एक मूव है ईरान की। आप ये देखें, दुनिया में जो भी ममालिक हैं जिनके यहाँ सप्लाईज जाती थी गल्फ कंट्री से, उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं जो 90 डेज तक चलते हैं। 90 डेज तक का उन्होंने कुशन पीरियड रखा होता है कि 90 दिन तक वो अगर सप्लाईज रुक जाती हैं तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि कितने दिन हो गए कि अब जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स एम्प्टी हो रहे हैं, तो दुनिया इम्पेशेंट हो रही है कि वहां पे एनर्जी क्राइसिस और उसके अलावा ग्लोबल रिसेशन की तरफ चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा है वो डेफिनेटली जाने से पहले मीडिया को एक हिंट जरूर दे गए हैं
वो कहते हैं कि मेरे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूं, उनके साथ बहुत वैरायटी ऑफ थिंग्स डिस्कस करने वाली हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसको एजेंडा में जगह नहीं दी जाएगी, लेकिन ये डिस्कस जरूर होगा कि कैसे चाइना रोल प्ले कर सकता है थ्रू पाकिस्तान के ईरान को टर्म्स पे लेके आए, क्योंकि इस टाइम ये जो मसला है वो आलमी बन गया हुआ है। उसमें अब ये देखें कि यूरोपियन जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के, वो बड़े नाराज है अमेरिका से। पहले यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से वो मामला हुए कि सर्दियों में गैस नहीं होती थी, बाद में रशिया से पाबंदियां उठाई कि वो गैस सप्लाई करे ताकि यूरोप के लोग ठटर ठटर के ना मर जाएं। अब वो जब यूरोप की तरफ, खास तौर पे जर्मनी की तरफ रशिया ने खुद गैस पाइपलाइन क्लोज कर दी है, ट्रंप को परेशानी ये लगी हुई कि सबका विलन मैं ही बनूंगा। आप देखें आज ट्रंप के साथ कोई भी इत्तेहादी नहीं खड़ा। जर्मनी ने भी इनकार कर दिया, स्पेन ने सबसे पहले कर दिया, फ्रांस ने अपना सफीर बुला लिया उसमें फलस्तीन का तमाम यूरोप जो है वो इस टाइम अपने हिसाब से चल रहा है। और ट्रंप ने बे इंतहा समटाइम थ्रेट्स भी किए हैं कि आज अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े हुए, कल हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये जो जंग है, ये जंग से एनर्जी वॉर बनी है, एनर्जी वॉर से इकोनॉमिक वॉर बन गई है, ये मल्टीपल फ्रंट्स पे चली गई। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक होगी कि खुदा करे कि ये मेरे साथ ईरान वाले एग्रीमेंट कर लें, वो करने को तैयार हैं क्योंकि मिड टर्म इसराइल से ज्यादा कीमती है। तो मैं ये समझता हूं कि वो ये चाहेंगे अपनी सियासत बचा लें और अपना नाम तारीख में जो अब्काब मलिक के हिस्से में कैसे याद आ जाएगा वो बचा लें। मेरा ख्याल उनके पास यही और उसके लिए वो पूरी तगोदो करेंगे कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कहेंगे ईरान को टर्म्स पे लेके आए कि मेरे साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट कर लें। और उस पर आपको पता है जब हेड ऑफ द स्टेट्स मिलते हैं तो वो बिल्कुल हल्का सा बात करते हैं, नीचे उनकी टीम्स काम शुरू कर देती होती हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग द मीटिंग और डिस्कसिंग दिस वेरी एजेंडा कि अब ये देखिएगा, मुझे लगता है कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसके बाद जब ये ट्रंप साहब का विजिट हो जाएगा। उसके बाद ईरान और अमेरिका में थोड़ी सी, क्योंकि जंग इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर, वो करके देख चुके हैं, उस फेल्ड अप्रोच के साथ दोबारा नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि जंग में तो दोबारा अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी नहीं जाना चाहता, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बहुत है डोनाल्ड ट्रंप के एंड पे। डॉक्टर आकिब साहब, आप किस तरह से एनालाइज करते हैं ट्रंप की इस मौजूदा सिचुएशन को? और ट्रंप दोबारा जंग भी नहीं करना चाहता, लेकिन ईरान के साथ कोई अच्छी डील करना चाहता है। सो विजिबली ही इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड, नज़र आता है कि ट्रंप के बयानात से भी और बाकी चीज़ों से भी। तो इस चाइना समिट को आप किस तरह से देख रहे हैं? Well, let's understand one thing. Foreign Minister Araghchi came to China, and he had a outstanding state visit welcome. He was lauded beyond his position, in fact, like a state leader. And he was received very, very well by especially Wang Yi, the foreign minister in China. Um, Now, you've got to look at the relationship between the United States and China as two large powers, and the relation between Iran and China for many decades now has been a very strong relationship. In fact, I think we all know that China's been helping Iran in one way or another, but not overtly. I said in some programs before that China has been using back channels many times, and it's using this. I think this will be an overt meeting between Xi Jinping and Donald Trump, where they'll come across an understanding, and China is going to play it straight. It doesn't need to do back channel anymore. He will talk to him in a direct manner, I think. But this is more than just the Iran war. That will be heightened, no doubt. But there's a lot of trade issues that America is opposing on China, and tariffs and vice versa as a reaction. And it's a test of wills on the economic power and the future global geostrategic environment, where there's a contest. So they're going to talk about good things to produce a good environment. And I think Donald Trump, I think Rizwan Saab is absolutely correct. There'll be a change of heart in what happens when the meeting occurs. But fundamentally, this is a matter of talking and directly. And this is where Iran has the upper hand with China. And I think when you look at the future global environment, Iran winning this war in real terms by surviving the attack and maintaining integrity and its sovereignty is very, very important, because they don't want to set a precedent to other countries. America is already looking at Cuba for many other reasons. So, you know, America is on a different warpath. Their idea of retracting from Europe and other places to concentrate on the Western Hemisphere under the Monroe Doctrine, which Donald Trump has said is a Donroe Doctrine. It's a new idea, apparently, but it's not. The idea is that this is a fallacy as well. It's a form of strategic play to make out as if they're not going, but in the end,
there's an outreach. True. This is a declining international power that China is filling the vacuum, and China is taking the lead in many things now. So we have to recognize there's a lot of geopolitical understanding here between both sides. Donald Trump is the figurehead, but the establishment in the United States does run the show. And what they want really is what happens. And that's why Donald Trump doesn't want to lose space within the establishment as well. True. Because that would dictate terms for the midterms and here on, as far as America is concerned. America is under crisis because of this ad hoc war that came into being because of pressure from the Zionist state of Israel and the Zionist leader who's trying everything possible to undermine Pakistan, by the way, and undermine Pakistan's credibility, along with India undermining it. They're both hand in hand with this. And they're trying to put impressions on, especially the CBS report that came out recently today. Yeah. About Pakistan as a mediator to undermine the whole peace process so that America would go and finish it. America can't do this now. They can't afford to do this, realizing this is a war they didn't calibrate on. Iran successfully thwarted the attack, and America had no idea of what capacity Iran had. This is not about favoring Iran. This is a strategic reality, and it's an objective opinion of many analysts around the world, in America as well, and Europe. The fact is, Iran has generally been seen as winning this war, and it's a matter of saving face for Donald Trump, and it's a dire reality. But I think he will come and calm down as far as China is concerned. I think it's very important that he realizes there's going to be additional pressures played there. And I think that we have to see what happens, because nobody really knows what's going to happen. That in the middle of the night at 3 or 4 o'clock in the morning, he's tweeting the end of the world. So we don't know what will happen. But Iran is standing strong. There's a reason for that. It's an existential crisis for them. They have the long-term issues in mind, and they can win this in many ways by waiting it out to some extent, and America cannot. Point taken. वक्त की कमी है डॉक्टर रिजवान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इख्तिताम पे मिडल ईस्ट की बात करना आई गेस बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका ईरान के दरमियान तो जंग बंदी हो जाएगी, लेकिन नेबर्स जो हैं वो हम नहीं बदल सकते। और अब स्पेसिफिकली यूएई के हवाले से एक बड़ी अजीब सी खबरें भी आ रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी आज एक क्लेम किया है कि जंग के दौरान खुफिया तौर पर यूएई ने भी अटैक्स किए, और ईरान की तरफ से भी अगर हम स्टैट्स देखें तो ईरान ने इतने मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल की तरफ नहीं भेजे जितने यूएई की तरफ भेजे। तो ये जो पोस्ट वॉर सिनेरियो है, इसमें मिडल ईस्ट का ऑर्डर तो बदल गया, ये तो हमें समझ लग गई है, लेकिन आप इसे एनालाइज किस तरह से कर रहे हैं, और इस मुद्दे को हल करने के लिए कि अरब्स वर्सेस ईरान, ये इशू जो है ये कैसे रिजॉल्व होगा? बिल्कुल, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि अरब ऑर्डर तो चेंज हो चुका, और उसमें एक चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ वो अमेरिका की कैलकुलेशन के भी अगेंस्ट है, लेकिन है वो डेवलपमेंट। वो यही है कि सऊदी गवर्नमेंट ने अमेरिका को उसके बाद जब यूएई की तरफ मिसाइल गए हैं सबसे ज़्यादा, तो इसका ये मतलब था कि यूएई से ही अमेरिकन और इजरायलीज ड्रोन स्ट्राइक्स भी कर रहे थे और मिसाइल लॉन्चेस भी कर रहे थे, और उनके जहाज भी वहां से उड़ रहे थे और रॉकेट्स भी उड़ रहे थे। 3 चीजें। अब जो ये चीज देखी है तो सऊदी अरब ने कहा है कि वो अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए ऐसी कोई चीज नहीं दे सकते, क्योंकि उनको फिर रीड आउट करना पड़ा दूसरों की तरफ। इन शॉर्ट ये है, अब क्या है कि अमेरिका के इत्तेहादी साथ नहीं खड़े हुए, गल्फ में अमेरिका की बेसिस तमाम तबाह हो चुकी हैं। अमेरिका के पास ऑप्शन आ जाके ये रह जाती है कि फेस सेविंग रह जाएगी कि चंद मिलिट्री बेसिस रख ली जाएंगी, जैसे बहरीन के अंदर सेंटकॉम का हेडक्वार्टर्स है वो बचा लें, 1-2 और बेसिस रख लें इर्द गिर्द में। बाकी है कि मेरा ख्याल इनको वाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत टाइम लगेगा, और दोबारा वही है कि टारगेट प्रोवाइड करना ईरान को, वो ऐसा नहीं करेंगे। अब यूं है, ईरान भी चाहेगा कि जो मामला खराब हुए उनको सही कर ले, और मेरा ख्याल है चाइना इसमें बहुत अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि चाइनीज ने रप्रोचमा जो करवाया था सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, अब मेरा ख्याल है दोबारा से उसकी रिससिटेशन होगी, और एक नया ऑर्डर जिसमें चाइना का भी वाज़ेह रोल होगा गल्फ के अंदर, मेरा ख्याल है वो सामने आने वाला है। विद दिस मेरा ख्याल है कि मैं यही कहूंगा, कंक्लूड करूंगा कि अमेरिका की जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स मिडल ईस्ट, उसको सीरियस किस्म का चैलेंज है। अमेरिका का इंटरेस्ट इसराइल को बचाना और अपनी बेसिस को बचाना, जिसमें से आधे में वो नाकाम हो गया, आधे में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर में वो यही होगा कि चले अपने इत्तेहादी इसराइल को बचा ले, और वही उसके पास रह जाएगा, और ये रीऑर्डर दोबारा हो जाएंगे। ईरान अपने ताल्लुकात अपने हमसायों के साथ दोबारा सेट कर लेगा, क्योंकि वो उनकी भी मजबूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की चाबी ईरान की जेब में है।
विद दिस आई से कि ऐसा ही होने वाला है कि अब ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे होंगे और चाइना अपना अच्छा रोल प्ले करेगा इन पोस्ट वॉर सिनेरियो। एग्जैक्टली पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान साहब और डॉक्टर आकिब साहब आप दोनों के वक्त का। नाज़रीन के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।